बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल बदस्तूर खराब और खराब से खराबतर होते जा रहे हैं और मुल्क एक और बहरान की तरफ बढ़ रहा है और तसादुम का खतरा मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक सियासी जमात है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक सियासी जमात करार दे चुकी है, और वो उस वक्त भी सियासी जमात थी जब 8 फरवरी के इंतखाबात हुए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये भी करार दे चुकी है कि 8 फरवरी के नतीजे में जो नताइज जारी किए गए और जो मखसूस नशिस्तें छीनी गई वो भी नाजायज तौर पर छीनी गई, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लिया गया वो भी गलत तौर पर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की गई और बल्ले का निशान छीन कर एक मुतनाज़, गैर आइनी और गैर शफाफ और जानिबदार इलेक्शन करवाए गए, और फिर उन इलेक्शन के नतीजे में बददियानती पर मबनी झूठे रिजल्ट जारी किए गए। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट करार दे चुका है, लेकिन लेकिन अदालत के फैसलों को तस्लीम नहीं किया जा रहा और ताकत के बलबूते पर बहुत कुछ करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से मुल्क एक और तसादुम की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की जो कोशिश की जा रही है, यह बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं या इमरान खान को दीवार से लगाने की कोशिश नहीं की जा रही, बल्कि पाकिस्तान में बसने वाले करोड़ों पाकिस्तानियों को उनका हक राय दही उनसे छीना जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में हम क्या कहते हैं? मकबूजा कश्मीर में हम यही कहते हैं कि वहां पे कठपुतली हुकूमत है, वहां पे जाली इलेक्शन करवाए जाते हैं, वहां पे जाली नताइज तैयार करवाए जाते हैं, वहां पे मकबूजा कश्मीर के मकबूजा वादी के लोगों को हक राय दही नहीं दिया जा रहा, उनका हक वोट इस्तेमाल, उनको हक वोट नहीं दिया जा रहा, और उनका जो वोट है वो सही तौर पर नहीं गिना जाता। यही हम कह रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है और बदतरीन किस्म की फिस्तायत मुसल्लत की गई है। लोगों को अगवा किया जा रहा है, लापता किया जा रहा है, और फिर अदालत को बताया भी नहीं जा रहा। अदलिया को भी आंखें दिखाई जा रही हैं, अदलिया के फैसलों को की बेतौखीरी की जा रही है। ये सब कुछ रियासत पाकिस्तान में हो रहा है, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। अब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदलिया की तरफ से इजाजत मिली है और अदलिया में बाकायदा तौर पर चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और इस्लामाबाद की इंतजामिया ने, हुकूमत ने ये यकीन दहानी करवाई थी और इजाजत दी थी, लेकिन आज अमन व अमान का मसला बनाकर जलसा जो है वो मनसूख, एनओसी मनसूख कर दिया गया, अमन व अमान का मसला बनाकर, जबकि इस दौरान जमात इस्लामी का हो चुका, मौलाना फजल रहमान साहब का हो चुका, तहरीक लब्बैक का जलसा हो चुका, और उसके साथ साथ आर्मी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का जलसा हो चुका, रेड जोन में हो चुका। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बिल्कुल नाइंसाफी की जा रही है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने कल ये कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है, और जो पाकिस्तान के डिफॉल्ट का बयानिया बना रहे थे वो आज कहां है, जबकि रियासत की जिम्मेदारी है कि वो आवाम को सोशल मीडिया से पैदाशुदा हिजान और फितने के मुज़मिरात से दूर रखे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पैदाशुदा हिजान और फितने से दूर रखना चाहिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये सब कुछ एक अदालत के जरिए, कानून के जरिए होता है, क्योंकि ये जो बात की जा रही है कि सोशल मीडिया से, तो सोशल मीडिया इस वक्त ऑन है। सोशल मीडिया पे एक खास मखसूस एजेंडा तो आप प्रमोट कर रहे हैं, और एक मखसूस सियासी जमातों को आप उनको पूरी खुली छुट्टी दी हुई है, और उनके पास लाइसेंस टू किल है कि वो जो चाहें, जो लिख सकते हैं, बयान कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसके बरक्स पाकिस्तान के वो अवाम जो कि पीटीआई के साथ मुंसलिक हैं, उनको ये इजाजत नहीं है। उनको घरों से उठाया जाता है, लापता किया जाता है सिर्फ उनके ट्वीट्स की बुनियाद पे, और या मकबूल जान को गिरफ्तार कर लिया गया ट्वीट्स की बुनियाद पे, और उनको बोलने का हक नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान के अंदर मीडिया को दबाया जा रहा है। ये सब कुछ हो रहा है, और असल मसला ये है कि अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, या फिर एक मखसूस नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान को नफरत की तरफ, लड़ाई की तरफ धकेलना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर ने यूथ कन्वेंशन से कल खिताब किया और कहा कि आपकी आंखों की चमक देखकर ये यकीन हो जाता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त
जो अदाद शुमार बताते हैं कि पाकिस्तान का नौजवान मायूस हो रहा है और तालीम याफ्ता नौजवान मायूस हो रहा है और वो बैरून मुल्क जा रहा है और इस वक्त 1 करोड़ 90 लाख पासपोर्ट, 1 करोड़ 90 लाख से शायद 2 करोड़ के करीब पासपोर्ट जो हैं उसकी दरखास्तें पेंडिंग पड़ी हैं और कैपिटल बाहर जा रहा है और ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ये सारा कुछ बाहर लोग जा रहे हैं। तो ये सारे का सारा जो है नौजवान जो है वो वीज़ों की तलाश में है और वो छोड़ना चाहते हैं। तो सवाल यही पैदा होता है कि जनाब, अगर नौजवान का मुस्तकबिल महफूज करना है तो फिर नौजवानों की बात भी सुनी जाए, क्योंकि पिलडैट की रिपोर्ट ये बताती है कि 2024 के इलेक्शन में पाकिस्तान के नौजवानों ने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया और 2018 के निस्बत 2024 में 17% ज्यादा नौजवानों की शिरकत हुई और उन नौजवानों ने जिस जमात को वोट दिया उन नौजवानों की बात नहीं मानी गई। पाकिस्तान के अवाम ने जिस जमात को वोट दिया वो वोट तब्दील कर दिया गया, नतीजे की सूरत में नतीजा चोरी कर लिया गया। तो फिर आखिर क्या वजह है कि नौजवानों को उनका हक राय दही नहीं दिया जा रहा और उनको उनकी पसंद के मुताबिक जो है नुमाइंदे मुंतखब करने का हक नहीं दिया जा रहा। जनाब आसम साहब ने कहा कि नौजवान पाकिस्तान का सबसे बड़ा कीमती सरमाया है, किसी सूरत पाकिस्तान का कीमती सरमाया जाया नहीं होने देंगे। तो जनाब पाकिस्तान का नौजवान जो है वो बैरून मुल्क जा रहा है और जोर शोर से जा रहा है, उसको रोकना चाहिए और वो रोकेंगे तब जब उनको एहसास होगा उस नौजवान को कि जिसको मुंतखब करेंगे वही इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंचेगा और जिसको वो मुंतखब नहीं करेंगे उनको इक़्तिदार नहीं दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा और उनको बिल्कुल सिस्टम से उठाकर बाहर फेंका जा रहा है और उनको डिजिटल दहशतगर्द कहा जा रहा है, उनको शैतानी मीडिया कहा जा रहा है। तो ये है वजह। और उसके बाद आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कुरान की आयत पढ़कर सुनाई। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने कुरान में मुसलमानों को मायूस होने से मना फरमाया है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला ने उसी कुरान मजीद में ये फरमाया है बिल्कुल मायूसी गुनाह है, लेकिन मायूसी कौन फैला रहा है और पाकिस्तान के नौजवानों को, पाकिस्तान के अवाम को मायूसी की तरफ कौन लेकर जा रहा है? वो कुव्वतें पाकिस्तान के अंदर मायूसी फैला रही हैं जो पाकिस्तान के अंदर आइन की बालादस्ती नहीं चाहती, कानून शिकनी कर रही हैं, अदलिया की बेतौकीरी कर रही हैं, लोगों के ड्राइंग रूम में नहीं बल्कि उनके बेडरूम तक जजों को धमकाया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। एक नाइंसाफी का बाजार गर्म है। तो लिहाजा कुरान मजीद में जो सबसे बड़ा हुक्म है और हुक्मरानों के लिए है, जो साहिब इख्तियार हैं, जो साहिब इख्तिदार हैं, उनके लिए हुक्म है कि ए दिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा, इंसाफ करते रहो कि वो तकवा से करीब तर है। तो जो जुल्म है वो जुल्म किसी सूरत में भी मुआफ नहीं है, नाइंसाफी मुआफ नहीं है। तो इसलिए जनाब ये सारी बातें जो हैं वो मौजूद हैं और ये सब कुछ करना चाहिए। और उसके बाद आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने कहा कि हमें उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, जिंदगी इम्तिहान का नाम है। क्या लोग ये समझ बैठे हैं कि सिर्फ ये कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और आजमाइश ना होगी? तो मैं ये कहता हूं कि बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया, लेकिन हमें उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन जब हुक्मरान और साहिब इख्तिदार और साहिब इख्तियार लोग पाकिस्तान के अवाम को बेतौकीर कर रहे होंगे, उनको उनका हक नहीं मिल रहा होगा, उन पे जुल्म हो रहा होगा, तो जनाब फिर उम्मीद का दामन कहाँ रहता है? तो कुरान मजीद में जो मजमूई तौर पर हुक्मरानों के लिए भी कुछ शराइत हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हैं हुक्मरानों के लिए, साहिब इख्तियार के लिए, तो उन पे अमल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जी अवाम, हुकूमत, फौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान की तरक्की का ज़ामन है। तो रियासत की जिम्मेदारी है कि अवाम को सोशल मीडिया से पैदाशुदा हिजान और फितने के मुज़मिरात से दूर रखे। तो अवाम और हुकूमत और फौज के दरमियान तो तभी राब्ते मुस्तहकम होंगे जब अवाम को उनकी सही मुंतखब करता हुकूमत दी जाएगी। ये नहीं हो सकता कि अवाम मुंतखब करें ए को और इख्तिदार दे दिया जाए बी को और फिर बड़े बड़े इल्ज़ामात भी आयद हों, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे,
حکمراں جماعت کے لوگ کہہ رہے ہیں، فارم 47 والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں زبردستی اقتدار سونپا گیا، ہم ہارے ہوئے ہیں اور ہم ہارے ہوئے تھے، ہم ہارے ہوئے ہیں، ہم حکومت نہیں لینا چاہتے تھے، ہمیں تو زبردستی یہ حکومت دی گئی۔ تو شہباز شریف صاحب کے کہنے سے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو خادم ہیں، نوکر ہیں، اصل مالک تو سپہ سالار ہیں۔ تو یہ جب ساری باتیں ہو رہی ہیں تو جناب ان باتوں پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ جناب عاصم منیر نے کہا کہ میرا ایمان ہے کہ اللہ ہمیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فتح مبین عطا کرے گا۔ تو جناب دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب کیا اور پاکستان کی قوم نے بھرپور قربانیاں دیں، تمام طبقات نے قربانیاں دیں، خواہ وہ پولیس تھی، خواہ وہ ایف سی تھی، خواہ وہ رینجرز تھی، خواہ وہ اساتذہ تھے، خواہ صحافی تھے، کاروباری لوگ تھے، تاجر تھے، تمام کے تمام لوگوں نے، وہ خواہ انٹیلیجنس بیورو کے لوگ تھے، وہ آئی ایس آئی کے تھے، وہ ایم آئی کے تھے، وہ فوج کے تھے، وہ سویلینز تھے، وہ فوجی تھے، وہ عوام تھے، وہ غریب تھا، مزدور تھا، سب نے اپنی قربانیاں دیں اور ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد پھر وہی ہوا کہ ہم آپس میں لڑنا شروع ہو گئے اور ہم نے اپنے ہی عوام کو مار مار کر ان کو جیلوں میں ڈالنا شروع کر دیا اور اس وقت سیاسی قیدیوں کی تعداد بہت بڑھ چکی ہے۔ تو اس لیے جناب ہم آرمی چیف عاصم منیر صاحب سے کہتے ہیں کہ یہ بات کو ذرا تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے۔ 9 مئی کا سحباب رقم کرنے والوں سے کوئی سمجھوتا ہوگا نہ ڈیل، آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے کہا۔ اپنی آئینی حدود کو بخوبی جانتے ہیں، دوسروں سے بھی پاسداری مقدم رکھنے کی توقع کرتے ہیں، یہ انہوں نے پہلے کہا تھا اور ثانیہ 9 مئی کے بارے میں وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تک شفاف تحقیقات نہ ہوں تب تک ممکن نہیں ہے کہ کسی کو مورد الزام ٹھہرایا جائے، اور جو چالان پیش کیے جا سکتے تھے لیکن چالان پیش نہیں کیے گئے، اور ابھی تک جج صاحبان عدالتیں منتظر ہیں کہ استغاثہ سرکار پولیس یہ چالان سبمٹ کریں تاکہ ان کا ٹرائل مکمل کیا جا سکے، جو ابھی تک نہیں ہو پا رہا۔ تو بہرحال جی معاملات جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں اچھے نہیں ہیں، اور انتقام اور بغض جو ہے وہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ اب آتے ہیں 2-3 خبریں اور وہ ہے جنرل باجوہ صاحب، کیونکہ اس سارے بحران میں پاکستان جس کرائسس میں ہے، یہاں پر لے جانے والا کون ہے پاکستان کو، اور یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، تو اس کے روح رواں ہیں جنرل باجوہ، اور جن کے بارے میں ہر روز ایک نئی گواہی آتی ہے، اور سینئر صحافی ہیں زاہد حسین صاحب، اور انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ جنرل باجوہ نے مجھے بتایا کہ شہباز شریف سے منی لانڈرنگ کیس کے بارے میں پوچھا، یعنی کہ جنرل باجوہ صاحب نے شہباز شریف صاحب سے منی لانڈرنگ کیس کے بارے میں پوچھا، تو شہباز شریف صاحب نے جنرل باجوہ کو جواب دیا کہ بچوں سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو اس کے بعد پھر بچوں کی غلطی معاف کر دی گئی اور شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، اور پھر حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا، اور وہ فرد جرم جو عائد ہونی تھی ان کے افسروں کو ہی تبدیل کر دیا گیا، اور جس افسر نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر تحقیقات کی تھیں ان کو وہ پراسرار طور پر جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے اور موت کے منہ میں چلے گئے۔ اور اسی طریقے سے اس سکینڈل کے اہم جو لوگ تھے، اہم کردار تھے، وہ کوئی بیرون ملک جو ہے، کچھ بیرون ملک اور کچھ اندرون ملک وفات پا گئے۔ تو یہ ایک پراسراریت ہے۔ اس کے بعد بھی باجوہ صاحب نے یہ بھی بتایا زاہد حسین صاحب کو کہ امریکی سیکرٹری یعنی کہ امریکی وزیر خارجہ بلنکن جنرل باجوہ کو فون کر کے کہتا ہے کہ وزیر اعظم آپ کو ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ جنرل باجوہ کے دل میں وزیر اعظم بننے کی خواہش موجود تھی، تو وہ وزیر اعظم تو تھے ہی، وہ پاور ہنگر تھے بنیادی طور پر، اور طاقت کے رسیہ تھے، اور اسی لیے آج ملک اس حالت میں ہے۔ اور اگر احتساب کرنا ہے اور اس ملک کو بحران سے نکالنا ہے تو جناب پھر اتنی گواہیوں کے بعد ان سارے معاملات کی تحقیقات کر کے جنرل باجوہ کا ٹرائل کیوں ممکن نہیں؟ یہ ہے صورتحال، یہ ہے سچویشن کہ وہ وزیر اعظم بھی بننا چاہتے تھے، اور کس کو کہتے تھے؟ امریکی سیکرٹری بلنکن
مجھے فون کر کے کہتے تھے، یعنی کہ امریکی وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں، اور اس پہ عمل بھی کیا جا رہا تھا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔